पहले आम आदमी शराब की दुकान के पे जाते में डरता था, शर्माता था, छुप के लाता था, अपने किसी छोटे से मंगवा लिया करता था। अब उन्होंने बाकायदा शोरूम बना दिए, ठेकों की संख्या दुगनी कर दी, शराब माफियाओं से उनकी साठगांठ है। वो इस ईमानदारी में उनके एक उप मुख्यमंत्री फंस गए हैं, जिनका CBI इंक्वायरी चल रही है और वो किसी वक्त नहीं जेल जा सकते। उनकी एक और ईमानदारी है कि उनका जेल मंत्री ही जेल में है। उनकी एक और ईमानदारी है कि उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों के हित में काम करूंगा। तो गरीब विरोधी होने का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने दिल्ली में शराब को फैशन बना दिया। घंटा में मैं हूँ आपके साथ अहमद समीर। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है MIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब। सर, केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं और हमारी शिक्षा नीति देश में सबसे आगे है, दिल्ली की शिक्षा नीति और प्राइमरी एजुकेशन सबसे आगे। तो आप सर उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो शिक्षक नीति हो, खास करके उर्दू को लेकर, पंजाबी भाषा को लेकर इसमें भेदभावपूर्ण करते हैं, कहाँ तक सही है सर? देखिए, अगर वो ईमानदार होते तो अपने शपथ पत्र में दिए हुए वादे पर जमे रहते। उन्होंने कहा था कि मैं कोई VIP सुरक्षा नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा। अब वो Z+ सिक्योरिटी भी ले ली उन्होंने बंगले में स्विमिंग पूल भी बनवा लिया, और वो जिस गाड़ी में चलते हैं वो आपको पता है। उनकी एक और ईमानदारी है कि उनका जेल मंत्री ही जेल में है। उनकी एक और ईमानदारी है कि उन्होंने कहा था कि मैं गरीबों के हित में काम करूंगा। तो गरीब विरोधी होने का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने दिल्ली में शराब को फैशन बना दिया। पहले आम आदमी शराब की दुकान के पे जाते में डरता था, शर्माता था, छुप के लाता था, अपने किसी छोटे से मंगवा लिया करता था। अब उन्होंने बाकायदा शोरूम बना दिए, ठेकों की संख्या दुगनी कर दी, शराब माफियाओं से उनकी साठगांठ है। वो इस ईमानदारी में उनके एक उप मुख्यमंत्री फंस गए हैं, जिनका CBI इंक्वायरी चल रही है और वो किसी वक्त भी जेल जा सकते हैं। तो सर अब ईमानदारी की बात मैं बता रहा हूँ कि ईमानदारी ऐसी है कि आप 28,000 करोड़ का बजट आप शिक्षा पे है आपका, उसमें आपके पास अल्पसंख्यकों के लिए 1500 पद आप खाली रखे हुए हैं। पिछले 5-7 साल से दिल्ली वासी उर्दू और पंजाबी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपने गलत अपनी नीति बनाई है, जिसकी वजह से वो टीचर नहीं अपॉइंट हुए, और वो आपने उस गलती को मान के अब सुधार आए। वो भी आप ये कह रहे हो कि आइंदा की वैकेंसी पे लागू होंगे। अरे भाई, जब पहले आपकी एजेंसी ने इम्तिहान लिए हैं, उन्हीं की कंबाइंड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं अपनी, जब आपने गलती मानी है तो आइए आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए और कहिए दिल्ली वासियों से कि हमसे गलती हुई। क्योंकि ये जो आपकी गलती है उसका खमियाजा वो टीचर क्यों भुगते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, वो बच्चे क्यों भुगते हैं जो उर्दू और पंजाबी पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए ये सरकार किसी तरह से भी ना तो ईमानदार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, और ये जानबूझकर गरीबों को, अल्पसंख्यकों को पीछे रखना चाहते हैं। सर, आप ED की कार्रवाई को कैसे देखते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की मतलब आपने कहा कि सही है, ED की कार्रवाई सही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल को जो आम पब्लिक में कहा जाता है कि वो छोटे हैं, बड़े तो BJP ही है। और जो बड़ी BJP है वो तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने तो लोकतंत्र के सारे स्तंभों को, सारे संस्थानों को धराशायी कर दिया है। वो ED तो एक नया टूल उसने ईजाद करा है। उसके पास तो सारे वो तरीके हैं जहाँ से लोकतंत्र ख़त्म किया जा सकता है, गला घोटा जा सकता है, यहाँ तक कि संविधान चेंज करने की भी उनकी पूरी कोशिश है। तो इसलिए उनका तो कुछ जिक्र मत करिए। MCD चुनाव भी वो अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में वहाँ से भाग गए, नहीं करा रहे हैं। तो उनके साथ और उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आज तो हम अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ना तो ईमानदार हैं, कट्टर तो छोड़िए, ना वो अपने वोटरों के साथ वफा कर रहे हैं, जिन्होंने उनको 3-3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया वोट देकर। ख़ासतौर से मुसलमान और पंजाबी समुदाय ने उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति है। और ना वो जिसका ढिंडोरा पीटते हैं कि हम शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, शिक्षा के साथ भी वो इंसाफ नहीं कर रहे। चूँकि जब किसी की मादरी ज़ुबान ही पढ़ाने वाला टीचर नहीं होगा तो वो शिक्षा क्या ले पाए। सर, पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा, तो इस पर आपकी पार्टी क्या स्टैंड है सर? नहीं, इस पर अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली, इस पर क्या स्टैंड होना? वो गलती थी। संसद में इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हो रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। नहीं, वो हंगामे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चूँकि बंगाली स्पीकिंग है, उनकी ज़बान फिसल गई और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़बान फिसल गई, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। इसको बनाना आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पिछले दिनों मैं शाहीन बाग या ओखला में रिपोर्टिंग करा, तो उसमें मैंने वहाँ के मुद्दे, खास करके जो कचरा को लेकर, कचड़ों का अंबार लगा, तो मैं जनता से जानने की कोशिश, तो वो अपने मुद्दों को खुद उठाना नहीं चाहते, वो बात करना नहीं चाहते। आपकी पार्टी पर तो ज़्यादा मुद्दों को नहीं उठाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
भाई आप पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने, अगर एमसीडी को लेकर जी। हम अगर मुद्दे नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम तो आए इसलिए कि मुद्दे उठाएं। सर पिछले 2 साल से कचड़े का अंबार लगा हुआ है सर, आप देख सकते हैं अभी एमसीडी का चुनाव आने वाला है, शायद पार्टियां देखेंगी अभी इसको। देखिए, ये 10 फरवरी 2022 का हमने ये उर्दू की पक्षपातपूर्ण नीति पे मुद्दा उठाया था, इसलिए आज ये नीति चेंज हुई है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम ही मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर मुद्दा कौन उठाएगा? बाकी सब लोग तो सो गए हैं, सिर्फ MIM का ही अब काम रह गया और इंशाल्लाह MIM अपना काम करती रहेगी। सर आपने जो एमसीडी को लेकर कहा और एमसीडी आने वाले चुनाव भी, तो इस पर लेकर एमआईएम पार्टी कहाँ खड़ी है और क्या देखते हैं आपने, वो कितने सीटें वो खड़ी करेंगे और फिर क्या देखती है? MIM पूरी तरह से तैयार है। जब भी चुनाव का ऐलान होगा, MIM पूरी ताकत और दमखम के साथ लड़ेगी। MIM का जो टारगेट एरिया है वो तमाम वो पिछड़े इलाके या वो तमाम कौमें जिनको हाशिए पर डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, ख़ासतौर से दलित और मुस्लिम एरियाज़, उनको टारगेट करके अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी इंशाअल्लाह। ये थे कलीमुल हफीज़ साहब, कैमरामैन अंशु के साथ मैं अहमद समीर।